नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो क्लास है यूपी टेट की ईबीएस, यहाँ की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और संभावित प्रश्न जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उसका समावेशन है इस क्लास में। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और डेली दोपहर 2 बजे ईबीएस की क्लास चलती है, तो आप लोग आकर के 2 बजे पूरा वीडियो देखा करिए ताकि परीक्षा में आप लोग 30 में 30 नंबर ला सके। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जल संरक्षण, बी है वन संरक्षण, सी है पशु संरक्षण और डी है मृदा संरक्षण। तो देखिए, जो चिपको आंदोलन का जो संबंध है यह वन संरक्षण से है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन संरक्षण। चिपको आंदोलन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने पेड़ों से क्या किए, चिपकने लगे, ठीक ना, ताकि पेड़ को काटा ना जा सके। आइए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? अर्थात नवीकरणीय मतलब नवीनीकरण जो नवीन है, ठीक ना। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो देखिए, जो नवीनीकरण है यह जो सौर ऊर्जा है, ठीक ना। सौर ऊर्जा जो है इससे क्या होता है कि बार बार प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको नवीनीकरण संसाधन के रूप में जाना जाता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, बिजली, पौधे। तो देखिए, जो विटामिन डी का जो है प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त जीवों से, नदियों से, मिट्टी से, पर्वतों से। तो देखिए, रेड डाटा बुक जो है जो संकटग्रस्त एवं विलुप्त होने वाले जीव की जानकारी इसमें रखी जाती है, ठीक ना। रेड डाटा बुक में जो विलुप्त हो रहे हैं जीव और जो संकटग्रस्त है जीव उसकी जानकारी इसमें एकत्रित की जाती है रेड डाटा बुक में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए क्या कहलाएगी, जल्दी बताइए। ये जो कहलाएगी प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, गुजरात। तो देखिए, जो साइलेंट वैली परियोजना है यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, लोहा, हीरा, तांबा। तो सबसे कठोर जो पदार्थ है प्राकृतिक रूप से वह जो है हीरा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा, डायमंड। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा जल, समुद्री जल, नदी जल, तालाब जल। तो देखिए, जो सबसे शुद्ध होता है ना वर्षा जल होता है, ठीक ना। वह तो वायुमंडल में जब आता है तब क्या हो जाता है, वह वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं उससे क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नहीं तो वर्षा जल सबसे शुद्ध होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? मधुमेह, क्षय रोग, उच्च रक्तचाप, कैंसर। तो देखिए, जो संक्रामक रोग है यह सबसे जो संक्रमित है जो बैक्टीरिया से फैलता है वह क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। ओजोन परत किसे रोकती है? धूल, ध्वनि, पराबैंगनी किरणें, वर्षा। तो देखिए, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है उसको क्या करती है, रोकती है, ठीक ना। उससे क्या करती है, रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट,
रण रणथंभौर और सुंदरबन। तो देखिए जो है जिम कॉर्बेट है, ठीक ना, सबसे पुराना जो है और सबसे पहला जिम कॉर्बेट है, ठीक ना। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, WBC। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। तो देखिए जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह क्या है? चंद्रमा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, शीर्ष उपभोक्ता। तो देखिए जो खाद्य श्रृंखला में जो होता है सबसे ऊपर जो होता है शीर्ष उपभोक्ता होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वीडियो अगर समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 1 दिसंबर, 10 जनवरी। तो देखिए जो जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, प्यूटेटरी। तो देखिए जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह कौन सी है? यकृत है। क्या है? यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? मछली, मेढक, सांप, छिपकली। उभयचर का मतलब जो होता है जल और स्थल दोनों पर जो रहता है उसे उभयचर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है? मेढक। मेढक जल में भी रहता है और स्थल पर, धरती पर भी रहता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि उत्पादक, परिवहन, शिक्षा। तो देखिए जो हरित क्रांति का संबंध है वह कृषि उत्पादक से है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ये कौन सी सबसे उपयोगी गैस है? ये जो है ऑक्सीजन, ठीक ना। जीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, बाघ। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, जो असम में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। ब्लू व्हेल क्या है? मछली, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप। तो देखिए जो ब्लू व्हेल है यह एक स्तनधारी है, ठीक ना, जो बच्चे को जन्म देती है और दूध भी पिलाती है, उसे बोलते हैं स्तनधारी। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है? नीम, पीपल, आम, बरगद। तो देखिए जो सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है? यह पीपल देता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मलेरिया, डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया। जल जनित रोग तो क्या है? हैजा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 25 है ना, 25 देखेंगे। बायोगैस मुख्यतः किससे बनी होती है? पेट्रोलियम, गोबर, कोयला, मिट्टी। तो देखिए जो बायोगैस होती है वह गोबर से बनी होती है, ठीक ना। जैविक अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसी से बायोगैस बनती है। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोला जाता है?
स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक ना, स्फिग्मोमैनोमीटर। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर, सफ़ेद हाथी, बंगाल टाइगर, गैंडा। तो यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, ठीक ना, जो बंगाल में यह स्थित है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पौधों द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, उत्सर्जन। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रदूषक का कारण नहीं है? वृक्षारोपण, धुआं, प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट। ये भी है, ये भी है, ये भी है। वृक्षारोपण जो है ये प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है जो चोट लगने पर खून बहने से रोकता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12। तो देखिए जो रक्त का जो थक्का जमने से रोकती है, अगर मान लीजिए घाव लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो उसको थक्का बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। सिनकोना वृक्ष की छाल से किस बीमारी के इलाज के लिए कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है टाइफाइड, मलेरिया, चेचक, पीलिया। तो देखिए जो सिनकोना वृक्ष है उसकी जो छाल से जो कुनैन नामक जो दवाई बनाई जाती है वह मलेरिया के लिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। पारस्परिक रूप से मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए सिनकोना की जो वृक्ष की छाल होती है उससे क्या बनाई जाती है? कुनैन नामक एक दवा बनाई जाती है जो बुखार में इस्तेमाल की जाती है। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 33 है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? यकृत, अग्नाशय, पीला, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो देखिए यह जो किया जाता है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक ना, अग्नाशय से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। इटाई रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है जिससे हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है? तो यह देखिए इटाई जो है कैडमियम से। कैडमियम जो धातु होती है जो पानी में मिली रहती है, जिससे क्या होता है जीव पीते हैं, ठीक ना। पीने से क्या होता है कि उससे क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है और इटाई रोग देखा जाता है इसमें, ठीक ना। यह जापान में सबसे पहले यह मिली थी। आइए प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस मनोवैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोमीटर। तो देखिए जो किया जाता है बैरोमीटर, ठीक ना। जैसे अचानक से जो बैरोमीटर होता है इसको कैसे मापा जाता है, रीडिंग की जाती है, अचानक से क्या होता है नीचे गिरने लगता है। बैरोमीटर जो होता है वो अचानक से उसका जो रीडिंग होती है वो नीचे गिरने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि तूफान आने का संकेत देने लगती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है जो भारत में सर्वाधिक है? तो ये देखिए यह जो सोनभद्र 4 जिलों से जिला जो है 4 राज्यों से साझा करता है। बंगाल से नहीं, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उन्नाव, संत कबीर नगर। तो देखिए ये जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, प्रतापगढ़। तो ये जो है संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तनों और कलाकृतियों का भारी निर्यात होता है? तो देखिए जो जाना जाता है मुरादाबाद, ठीक ना। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, ठीक।
आइए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली गंगा और यमुना नदियाँ आपस में किस स्थान पर मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो ये देखिए इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है, ठीक ना। और जो सरस्वती नदी है वह अदृश्य हो चुकी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये जो है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ठीक ना। यह जो है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह मेरठ में स्थित है। यह मेरठ में भी है और मुजफ्फरनगर में भी है और हापुड़ में है और बिजनौर के क्षेत्र में इतना फैला हुआ है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कवक और गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली। तो यह जो है कानपुर में स्थित है, ठीक ना। नहीं सॉरी, ये लखनऊ में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में वाद विवाद विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए जो सबसे बड़ा लाभ होता है यह बच्चों को आलोचनात्मक सोच और दूसरों के विचारों का सम्मान करने की आदत विकसित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नक्शा पढ़ाना सिखाने से उनके अंदर किस क्षमता का विकास होता है? तो देखिए जो होता है सापेक्ष स्थानों के सापेक्ष स्थिति, दिशा और दूरी को समझने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक बच्चों को जल संरक्षण का पाठ पढ़ाना चाहता है, इसके लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? तो देखिए ये चार्ट बनवाने से नहीं होगा, यह पानी पर निबंध लिखवाने से कहने से नहीं होगा, छात्रों को अपने घर में पानी की बिल को देखने और पानी बचाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।